मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। जैसा कि मेरे जो पूर्ववर्ती वीडियो थे उनमें हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है उनके बारे में हमने चर्चा की है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है, जो त्रिपिटक है, वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सामग्री है। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक बौद्ध धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है और जो अभिधम पिटक है वो बौद्ध दर्शन की विवेचना करता है। तो इस तरह से जो बौद्ध दर्शन की जो त्रिपिटक है वो हमारे लिए इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण सामग्री है। ऐसे ही जो लंका के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है, महावंश और दीपवंश, इन ग्रंथों में भारतीय इतिहास के बारे में बहुत प्रकाश डाला गया है। मिलन पन्नो है जिसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के जीवन के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में भारत और विदेशी संस्कृति के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है और प्रारंभिक जो बौद्ध धार्मिक साहित्य है उससे हमें प्राचीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में भी पर्याप्त प्रकाश मिलता है। बौद्ध ग्रंथ जो अगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाचन पदों का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ हुई है जिसमें 4 बौद्ध संगतियाँ हैं। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई है। द्वितीय बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद में हुई थी, कालाशोक शासक के समय में, वैशाली में। तृतीय जो बौद्ध संगति है वो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई है। इन बौद्ध संगतियों में भी हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ हमें इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसके अलावा जैसे अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है, शूद्रानंद का इतिहास सामग्री मिलती है। जैन साहित्य में जैसे जैन आगम साहित्य है उससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी सामग्री में मिलती है और ये हमारे इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। जिसमें भद्रभाव चरित्र से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है जिसमें 12वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। हरिभद्र सूरी जिन्होंने कथा कोश लिखा है, उदोतन सूरी का कौलयमाला है, जैन ग्रंथ जिनमें 7वीं से 12वीं शताब्दी की भारतीय समाज और सांस्कृतिक धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारे जो साहित्यिक स्रोत है जिसमें हमने 2 भागों में बांटा था। धार्मिक ग्रंथ जिनमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, तो ये 3 भागों में बांटा है। और इसके अलावा है हमारा धर्मेतर साहित्य, यानी वो साहित्य जो किसी धर्म का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। उन ग्रंथों में हमें किसी लेखक ने अपनी समय की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सब के बारे में लिखा है। वो ग्रंथ हमें इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण सामग्री है। और उसमें जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, सोमदेव सूरी का कथा सहित सागर है,
क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इनमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है, जिसमें अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा था, क्योंकि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, उसका प्रधानमंत्री था। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर तो उन्होंने विस्तृत रूप से अपने ग्रंथ में लिखा है। ऐसे कामंद का नीतिसार है, जिसमें गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश डाला गया है। सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृत है, उसमें भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्र, इसमें शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। शूद्रक का मृच्छकटिक है, दंडी का 10 कुमार चरित्र है। इनमें तत्कालीन समाज का सुंदर चित्रण मिलता है। बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र में हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया है, ये ग्रंथ से हमें हर्ष के बारे में बहुत जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे ही जो बिल्लन का विक्रमादेव चरित्र है, उसमें कल्याणी के परवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा है, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपने ग्रंथ में विस्तृत वर्णन है। उनकी जीवनी, उनकी राज्य की स्थिति, राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति, किस प्रकार स्थिति, अन्य राज्यों से कैसे संबंध थे और जो उन्होंने युद्ध लड़े, इन सब का उल्लेख हमें पृथ्वीराज विजय के अंदर मिलता है। इनके अलावा हम देखते हैं कि जो 12वीं शताब्दी में एक कल्याण विद्वान हुए थे कश्मीर में, जिन्होंने राज तिरंगनी लिखी है। ये एक इतिहास लेखन, एक इतिहास की दृष्टि से लिखी हुई पहली पुस्तक है, जिसमें कश्मीर 12वीं शताब्दी का कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। और ये एक विशुद्ध एक ऐतिहासिक पुस्तक है और ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इतिहास लेखन की दृष्टि से। सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी है, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि है। तो ये ग्रंथ है, इनमें भारतीय इतिहास के बारे में, उस समय की जो व्यवस्थाएं, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। महाकवि भास द्वारा लिखित स्वप्न वासवदत्ता है, प्रतिज्ञा योग धरायण है नामक नाटकों में उज्जैन के राजा चंड प्रदोतकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। संभवतः अरस के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इनमें भी अरस के समय की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये हमारे जो धर्मेतर साहित्य है, उन साहित्यिक ग्रंथ में हमें तत्कालीन समाज की, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और हालांकि इन ग्रंथों का लिखने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है, इतिहास लेखन का नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इनमें जो जो सामग्री है उस समय की, वो समकालीन समाज का दर्पण है और वो सामग्री आज हमें इतिहास लेखन में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शोध के रूप में है। तीसरा जो हमारा इतिहास जानकारी का स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी जो यात्री भारत में आए या भारत में घूमे, भारत के बारे में लिखा, वो सामग्री भी हमें आज इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। और उसमें जैसे यूनानी रोमन लेखक आए हैं, उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। जैसे हीरोडोटस थे, जिन्हें इतिहास के जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी है। मैगनीस्थिस थे, जिन्होंने इंडिका लिखी है। मैगनीस्थिस यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका। इंडिका में
भारत के बारे में, भारत के प्रशासन के बारे में, राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक, सामाजिक, इनके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है। और उस वर्णन को हम जब भारतीय साहित्यिक स्रोत से जब उनका मिलान करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उससे जो हमारा एक निष्कर्ष निकल के आता है वो हमारे एक इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण सामग्री होती है। बाद में देखते हैं इससे टालमी ने भारत के बारे में भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, सिकंदर के समय में जो यूनानी विद्वान आए हैं उन्होंने भारत के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। इस तरह हम देखते हैं कि चीन विद्वान भारत में आए हैं, यानी चीन के बौद्ध भिक्षु। भारत क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म स्थल रहा है और इस दौरान जो विदेशी बौद्ध भिक्षु थे वो भारत में आए, उन्होंने महात्मा बुद्ध के स्थलों का, उनके ग्रंथों का, जहाँ जहाँ घूमे उनका उन्होंने भ्रमण किया है, उनका अध्ययन किया है और वो कुछ सामग्री अपने साथ वापस लेकर भी गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है और वो हमें इतिहास की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे चीनी यात्री फाहियान आए थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आए थे, पूरे भारत में भ्रमण किया है और उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। ऐसे ही अरस के समय में आए थे वैनचांग। वैनचांग भारत में रहा, अरस के दरबार में भी रहा है और उन्होंने अपनी जो एक वृत्तांत था शी यू की नाम से लिखा है, उसमें हमें भारत के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। 7वीं शताब्दी में ईद सिंह आए थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी के बारे में भारत की स्थिति का वर्णन किया है। ऐसे ही जो तिब्बती लेखक है जिसमें तारानाथ, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में कंगूर और तंगूर नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। अरबी लेखक जिसमें अलबरनी ने तहकीक उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है, इसमें भारत में बहुत ही तर्क संगत और पूर्ण प्रदान वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो विदेशी यात्री भारत में आए, भारत के बारे में लिखा, वो सामग्री आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम उस सामग्री का अध्ययन करते हैं, भारतीय सामग्री का अध्ययन करते हैं और इनमें जो समानताएं मिलती है और उनका जो निष्कर्ष होता है वो हमारे इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में है।